हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और शायद अभी तो छुट्टियां भी मना रहे हैं। आज छुट्टी स्टार्ट हो गई होगी आप सभी लोगों की। तो सबसे पहले सभी भाई बहनों को, सभी बच्चों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी लोग, दुनिया के प्रत्येक भाई बहन हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, साथ रहे, स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। पर हमें अपना कर्म नहीं रुकने देना है जब तक कि हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो जाए। और इस समय हमारा लक्ष्य है कक्षा 12 की बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करना और उनमें अच्छा स्कोर हासिल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री कक्षा 12 की। और हम 2 पार्ट कर चुके हैं, विलयन कर चुके हैं और विद्युत रसायन कर चुके हैं। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से जो अगला लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। तो इधर उधर की बिना बातें किए हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगति की। साथ साथ नोट्स बनाते रहना रासायनिक बल गति की। क्या नाम है जी पाठ का? रासायनिक बल गति की, जिसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही शानदार पाठ है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जिसमें आप लोगों के पास डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आते हैं, उस भय से हम काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। और ये अंतिम पार्ट है। आपको इस पार्ट के बाद लगने लगेगा कि न्यूमेरिकल से आप इतने दिन ऐसे ही डर रहे थे, डेरिवेशन से आप ऐसे ही डर रहे थे। तो बहुत कुछ आसान होने वाला है, आप बस बने रहिए साथ। देखिए, और हाँ बता दूं कि अगर आपको लिखित नोट्स चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके बीसीएस एकेडमी की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको लिखित नोट्स जरूर मिल जाएंगे। सॉरी, देखो रासायनिक बलगति की क्या है, रासायनिक बलगति की वो समझते हैं। देखो, जैसे कोई अभिक्रिया है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक है जो क्रिया करते हैं और वो बनाते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है जी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया हुई है जी। रासायनिक बलगति की क्या है सुनो, पहले इसके बारे में लिखवा देता हूं, लिख लो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को इफेक्ट यानी प्रभावित करने वाले कारक व अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति की कहलाती है। ये परिभाषा है जी इसकी। हाँ जी, ये परिभाषा है इसकी। क्या परिभाषा है? देखिए कि रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग यानी अभिक्रिया वेग, उस वेग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, कारक, और उस मैकेनिज्म जो उसकी क्रियाविधि है उसका अध्ययन जिसमें करेंगे ना, उसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की। आसान सी परिभाषा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ। अब पढ़ते हैं अभिक्रिया वेग होता क्या है।
अभिक्रिया वेग क्या है, क्या मतलब है अभिक्रिया वेग का, ध्यान से सुनो। अभिक्रिया वेग होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या एक्चुअल में कि अभिकारक बदलते हैं उत्पाद में। अब जाहिर सी बात है, समय के साथ अभिकारकों की संख्या घटती जाएगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी उनकी सांद्रताओं में परिवर्तन तो होगा। भाई अभिकारक घटेंगे, उत्पाद बढ़ेंगे समय के साथ, इसका मतलब सांद्रताओं में परिवर्तन होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया वेग कहलाती है। हाँ जी, अभिक्रिया वेग क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है, उसकी जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो अभिक्रिया वेग कहलाती है। समझते हैं जी। जैसे हमने कह दिया कि कोई अभिक्रिया हो रही है, प्रोडक्ट में बदल रही है। अब समय के साथ क्या होगा, जैसे मान लेते हैं t बराबर 0 है, यानी अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, समय, इसका मतलब r की वैल्यू पर मान लेते हैं 100 ग्राम, तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, प्रोडक्ट तो 0 ग्राम है। क्यों है? क्योंकि टाइम अगर 0 है, इसका मतलब अभिकारक अभी उत्पाद बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब समय के साथ जैसे मान लेते हैं t बराबर 5 सेकेंड लिख देता हूं कि 5 सेकेंड बाद में ये 90 ग्राम बचता है, तो ये 10 ग्राम हो जाएगा। अगर t बराबर 10 सेकेंड की बात करें कि 10 सेकेंड बाद में क्या होगा, तो बोला ये 80 ग्राम है, तो ये 20 ग्राम है। हो क्या रहा है एक्चुअल में, अभिकारक समय के साथ घट रहे हैं और उत्पाद समय के साथ बढ़ रहे हैं। अभिक्रिया होगी तो ऐसे ही होगी। इसका मतलब ध्यान दो, अभिकारक यहां से यहां तक कितना कम हुआ, 10 ग्राम, तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा, 10 ग्राम, यानी दोनों में परिवर्तन तो बराबर हुआ है, अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन तो बराबर हुआ है, एक में वृद्धि हुई है, एक में कमी हुई है। यही तो अपन ने कहा है कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो परिवर्तन तो बराबर है, उसकी दर यानी कितने समय में, उसको वेग बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यह अभिक्रिया वेग है। चलो अपन मान लेते हैं ये जो प्रारंभिक सांद्रता है इसको नाम दे देते हैं R1 और ये जो अगली सांद्रता है उसको नाम देते हैं R2। उसी प्रकार पहले समय को देते हैं T1 और इसको दे देते हैं T2। तो देखो लिखते हैं कि अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। इसी प्रकार लिख सकते हैं कि उतना ही तो उत्पाद में हो रहा है परिवर्तन, तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यानी जितना अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा उतना ही उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा और बराबर टाइम लगेगा, टाइम क्या बराबर टाइम लगेगा। इसका मतलब अभिक्रिया वेग
अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर भी है और उत्पाद में सांद्रता में परिवर्तन की दर भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग बराबर, अब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कहां से काम आता, R1 से R2, तो लिख दें R2 माइनस R1, और टाइम कहां से कहां, T2 माइनस T1। देखो जी, टाइम T1 से T2 पे पहुंचा, सांद्रता R1 से R2 पे पहुंची, तो बोला परिवर्तन कितना आया, तो परिवर्तन ये आया R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1, और इसी प्रकार अपन कह सकते हैं P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1। ये क्या है जी, सुनो, उत्पाद देखो ये रहा, पहली कंडीशन में P1, दूसरी कंडीशन में P2। सुन रहे हो, समझ पा रहे हो? अरे बैक क्यों है अबे? देखो, अब क्या अपन इसे लिख सकते हैं क्या, परिवर्तन को डेल से लिखते हैं, तो डेल आर बटा डेल टी, और इधर हो जाएगा डेल पी बटा डेल टी। ये लो जी, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि आपको यहां पर माइनस लगा हुआ मिलेगा फॉर्मूले में, वो क्यों लगता है समझिएगा। यही मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं, बोल सकता हूं कि रख लो, तो मैं समझाऊंगा कि क्या कारण रहा होगा, सुनना। देखो पिछले पेज में चलते हैं। मुझे ये बताओ, अगर यहां से अपन निकाले R2 माइनस R1 और बटा डेल टी लिखा ना अपन ने, या यूं कह दूं T2 माइनस T1, सुनो यहां मैं लिख देता हूं T2 माइनस T1, यही तो था वेग, अभिक्रिया वेग, आगे यही तो लिख रखा है। अब सुनो होगा क्या, R2 माइनस R1 में देखो R2 की वैल्यू तो है 90 और R1 की 100, तो ये जो उत्तर आएगा वो -10 आ जाएगा। ये चलो अपन ऐसे कर लेते हैं, 5 माइनस 5 आ गया, तो ये तो -10 और ये आ गया 5, तो जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा, आंसर आएगा वो आ जाएगा -2। अब वेग माइनस में नहीं हो सकता, वेग ऐसे गाड़ियों का देख लो, अभिक्रिया का क्यों, कोई चीज रुकी हुई तो अपन कह सकते हैं 0 मीटर प्रति सेकंड, 0 तो हो सकता है, थोड़ी भी हिली आगे चाहे पीछे, वेग तो प्लस में ही होगा, वेग माइनस में थोड़ी हो सकता है। इसलिए यहां ये माइनस आएगा हर बार अभिकारक के लिए, क्यों आएगा जी, इसलिए आएगा कि समय के साथ हमेशा अभिकारक समय के साथ हमेशा अभिकारक घटेगा, समय के साथ हमेशा अभिकारक घटेगा। अब घटेगा तो R2 की वैल्यू हमेशा R1 से कम आएगी, इसलिए R2 में से R1 जब भी करेंगे तो ये मान तो हमेशा माइनस आएगा। इसलिए करा क्या जाता है जी, इसलिए करा क्या जाता है, जब भी हम अभिक्रिया वेग लिखते हैं तो अभिकारक वाले फॉर्मूले में यहां आओ भाई जी, यहां पहले से अपन माइनस लगा देते हैं जी, ऐसे माइनस डेल आर बटा डेल टी, और ये तो प्लस में ही आता है ना। इसमें भी बताऊं क्या, देखो देखो इसमें क्यों नहीं लगाया सर, देखो P की वैल्यू तो समय के साथ बढ़ेगी हमेशा, इसलिए P2 हमेशा बड़ा आएगा P1 से, तो वो तो पहले से ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए बेटा है ना। चलो तो ये फॉर्मूला हो गया जी अभिक्रिया वेग का। सांद्रता में परिवर्तन की दर किनकी, अभिकारक और उत्पाद की। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है जी, अभिक्रिया वेग। अब इसमें दो छोटे छोटे टर्म आते हैं, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। औसत वेग का तो मतलब होता है एवरेज, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है एक निश्चित समय के बीच, जो अभिक्रिया वेग अपन निकालेंगे, निश्चित समय अंतराल में जो अभिक्रिया वेग निकालेंगे वो होगा एवरेज, और एक निश्चित पर्टिकुलर
पर्टिकुलर क्षण पर निकालेंगे कि एग्जैक्ट इस टाइम पर बताओ विकिरण वेग कितना है, वो गलत है, तात्क्षणिक वेग। तो इजी कॉन्सेप्ट है, बुक से आप देखोगे समझ में आ जाएगा। उनको यहाँ डिस्क्राइब करने में टाइम वेस्ट करने के बराबर है। छोटी छोटी परिभाषा है, मैं बोल के बता देता हूं कि तात्क्षणिक वेग में कहेंगे किसी क्षण विशेष पर विक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, और किसी निश्चित समय अंतराल में विक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं मात्रक की। किसका मात्रक? अभिक्रिया वेग का, वेग का मात्रक। कैसे निकाले मात्रक? फॉर्मूले से निकाल लेते हैं रटने की बजाय। देखो, वेग के फॉर्मूले में यहां भी सांद्रता में परिवर्तन है, यहां भी सांद्रता में परिवर्तन है। अब सांद्रता में परिवर्तन है मतलब ऊपर की तरफ अपन ले रहे हैं सांद्रता, भाई जो परिवर्तन आएगा वो भी तो सांद्रता ही आएगा, ठीक है। और नीचे है समय। सांद्रता का मात्रक हमें पता है मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। यानी अपन अगर चिन्ह में दर्शाएं ऐसे लिख सकते हैं मोल, लीटर, यहां सेकंड। दोनों के कोई घात नहीं है, एक एक लगा देते हैं, दोनों घात को ऊपर ले जाते हैं, मात्रक बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मात्रक, मात्रक याद रखना जी। अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किस तरह है मैंने बता दिया कि वेग का मात्रक निकाला है वेग के फॉर्मूले से। वेग का फॉर्मूला है, चाहे अभिकारक है चाहे उत्पाद है, उनकी सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता ही आएगा परिवर्तन बटा समय। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक सेकंड। लीटर और सेकंड नीचे एक एक घात ऊपर गए -1, इनवर्स हो गए, ये हो गया जी मात्रक। अब एक एग्जांपल से बताता हूं, सुनो सर। जैसे एक समीकरण हो रही है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल डी। इसके लिए हमें अभिक्रिया वेग ज्ञात करना है जी। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग ज्ञात करना है। अभिक्रिया वेग क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर माइनस लगाना है और उत्पाद में सांद्रता में परिवर्तन की दर प्लस में रहेगी, यह हम कर सकते हैं। अब सुनो, यहां पर ये जो ए बी सी और डी है मैं लिख देता हूं, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी, इनको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक। अगर ये हो किसी समीकरण में उसका अभिक्रिया वेग लिखना हो तो ध्यान देना, जैसे अपन ने लिखा डेल आर, आर यहां पर कौन है? ए बटा डेल टी, घात क्या लगेगी? माइनस, अभिकारक है तो इसके बराबर हो जाएगा डेल बी बटा डेल टी, चिन्ह क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि ये भी विकारक है, ए बी बी भी विकारक है। अब आते हैं उत्पाद की तरफ, तो हो जाएगा डेल सी बटा डेल टी, इसमें माइनस नहीं आएगा, उत्पाद है, और इसके बराबर होगा डेल डी बटा डेल टी। ये तो हो गया अभिक्रिया वेग की परिभाषा के हिसाब से कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर माइनस, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर माइनस, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया वेग हो गया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक, अभिक्रिया वेग लिखते समय भाग में लिखते हैं, भाग में लिखते हैं ना, बटा में लिखते हैं। सुनो,
जो इसमें लिखना है, जैसे ए के सामने स्मॉल ए था तो ये ए यहां नहीं लिखना है, गलती हो जाएगी, 1/a लिखना है, यहां 1/b लिखना है, 1/c, 1/d, इस तरह से लिखना है जी। एग्जाम्पल करवा देता हूं एक, जैसे एक समीकरण है N2 प्लस H2, अमोनिया बनती है जी, अमोनिया बनती। इस अमोनिया बनने वाले समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। यहां नाइट्रोजन 2 है, यहां 1 है तो 2 से गुणा कर देते हैं। हाइड्रोजन इधर 6 हो गए, इधर 2 है तो 3 से गुणा कर देते हैं। यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसका अभिक्रिया वेग लिखना है जी, अभिक्रिया वेग लिखना है जी। अब डेल की जगह कई बार स्मॉल डी लिखा हुआ मिलेगा, उसमें कंफ्यूज मत होना। स्मॉल डी सूक्ष्म परिवर्तन है, डेल थोड़ा बड़ा परिवर्तन है, तो उसमें ये थोड़ा ध्यान दे लेना। ये चलो इसको लिख लेते हैं अपन, इसके आगे कुछ नहीं है, मैं 1 रख देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके हिसाब से होगा माइनस, अब अभिकारक है N2 तो ऐसे लिख दो डी, N2 की सांद्रता बटा dt, डी की डेल की जगह के बाद में डी लिखा है, बाकी देखो ये अब कोई नहीं है तो 1/1 लिख दो, फर्क तो पड़ना नहीं है, बराबर। अब यहां आते हैं, इसके हिसाब से लिखते हैं, तो लिखेंगे डी H2 का सांद्रता परिवर्तन बटा लगा समय dt, माइनस तो आएगा ही आएगा। अब ये जो 3 है ना वो 1/3 आएगा सर, बटे में आएगा रस समीकरण मितीय गुणांक। ये बात महत्वपूर्ण है सर, ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो उत्पाद है तो वो तो लगाना है नहीं, रस समीकरण मितीय गुणांक को नीचे बटा में चला दो और डी इस तरह लिख सकते हैं जी। अभिक्रिया वेग को इस तरह लिख सकते हैं जी, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया वेग कहलाता है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, सॉरी रासायनिक बलगतिकी की, केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया वेग की परिभाषा, उसका मात्रक देखा। अब अपन पढ़ते हैं वेग नियम या वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग व्यंजक या वेग समीकरण। अब क्या है सुनिए जी, वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग समीकरण क्या है वो सुनो। जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी, स्मॉल ए कैपिटल ए, वैसे लिख देता हूं स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। इसके लिए अभिक्रिया वेग, वेग नियम के अनुसार बोल रहा हूं, वैसे तो अभिक्रिया वेग क्या पड़ गया है, अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर। पर अब अपन ये पढ़ेंगे कि वेग नियम के अनुसार वेग क्या है। तो देखो वेग नियम के अनुसार इस समीकरण के वेग को लिखा जाएगा, इस समीकरण के वेग को लिखा जाएगा, इस समीकरण के वेग को लिखा जाएगा कि अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है। बोला किसके, कि ए अभिकारक की सांद्रता की घात x के और बी अभिकारक की सांद्रता की घात y के। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है जी कि सर यहां तो रस समीकरण मितीय गुणांक ए और बी लिख रखा है, अब अभिकारक तो लिखा पर घात x y क्या होगी। वेग नियम में ये घात कहां से आ गई, x y क्या है सुनो, आवाज आ रही है ना, ठीक है सुनो। ये जो x y है ये घातांक है और इनका जो योग होता है x प्लस वाई का जो योग होता है उसको स्मॉल n से दिखाते हैं। और यहां जो स्मॉल n है ना उसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि।
रिएक्शन ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। सर ये क्या बला है? सुनो, जब साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में प्रयोग किए रासायनिक अभिक्रियाओं पर, तो उन्होंने देखा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो या तो सभी अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर कर रहा है, या फिर केवल एक ही, जैसे ए और बी है तो केवल ए की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, या फिर बी की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, या फिर ए को बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है और बी को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। अब इस बात का पता समीकरण देख के तो चलेगा नहीं, सैद्धांतिक तौर पर तो पता भी नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रायोगिक ज्ञान करना पड़ेगा कि वेग किस तरह निर्भर कर रहा है अभिकारकों पर और कौन कौन से पर कर रहा है और किस हिसाब से कर रहा है। तो एक नई राशि लाएगी जिसे n यानी अभिक्रिया की कोटि बोला गया, ये प्रायोगिक मान है। ये ए बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है ना, ये तो रस समीकरण मितीय गुणांक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो अक्ष वाई है यानी जो n है, इन सब का इन अभिक्रिया की कोटि का मान इस रस समीकरणीय मितीय गुणांक के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है बराबर हो। यह है अभिक्रिया की कोटि। तो अक्ष प्लस वाई का योग n, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं वेग नियम को कि जो अभिक्रिया वेग है वो समानुपाती होता है किसके? अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारकों के लिए अपन लिख देते हैं r की घात n के। यहां r क्या है जी? यहां r है अभिकारकों की सांद्रता, n क्या है? अभिक्रिया की कोटि, जिसका निर्धारण प्रैक्टिकली हो पाता है, थ्योरेटिकली नहीं कर सकते, प्रायोगिक मान है। तो यह है वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग समीकरण कि किसी रासायनिक में लिख देता हूं, वेग नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के समानुपाती होता है। अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारक की घातांक के, और वो घातांक क्या है? n, अभिक्रिया की कोटि। देखिए वेग नियम के अनुसार अपन लिख रहे हैं कि अभिक्रिया वेग समानुपाती है r की घात n के। ये वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। अब देखिए जी आगे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया वेग है समानुपाती चिन्ह को अपन बराबर में लाते हैं और यहां लिख देते हैं k, वो हो जाएगा r की पावर n। अब यहां जो k है ये एक नियतांक है, रासायनिक बलगतिकी का नियतांक है, वेग स्थिरांक बोलते हैं इसको, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक ये बोलते हैं जी, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। चलो एक काम करते हैं, ये वेग नियम है, इसको वेग व्यंजक भी बोलते हैं ना, वेग व्यंजक, वेग समीकरण या वेग नियम। अब इसमें k का मात्रक निकालते हैं अपन, यह भी सवाल हो सकता है। वेग नियतांक
के का मात्रक। तो मात्रक के लिए पहले सूत्र चाहिए। अब इससे सूत्र बनाते हैं। देखो इसमें अभिक्रिया वेग बराबर के आर की पावर एन है, तो अपन लिख लेते हैं के बराबर क्या लिखे, अभिक्रिया वेग बटा आर क्या है जी, सांद्रता की पावर एन। अभिक्रिया वेग बटा सांद्रता की पावर एन, ये के का फॉर्मूला आया है। अब अपन इसके मात्रक निकालते हैं सर। पर मात्रक में अपने को ध्यान रखना होगा कि अभिक्रिया किस कोटि की अभिक्रिया है। जैसे पहले मात्रक निकाल लेते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या है जी, कि n का मान होगा 0, n का मान होगा 0। चलो करते हैं जी। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k का मान निकालना है, तो ये तो रखा अपन ने k, ऊपर लिख दिया वेग, अभिक्रिया वेग, नीचे लिखेंगे सांद्रता की पावर n, और n का मान कितना है 0। और हमें ये पता है जी, किसी भी चीज किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू, सबका मालिक एक, जय भोलेनाथ, है ना। देखो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो k के बराबर इस पूरे का 1 हो गया, तो हम कहेंगे k का वही मात्रक होगा जो वेग का होता है, अभिक्रिया वेग का होता है। कौन सी अभिक्रिया के लिए, केवल शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का वही मात्रक होगा जो अभिक्रिया वेग का होगा। और अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होता है जी, क्या पढ़ा है जी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लो जी, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मात्रक वही है जो वेग का मात्रक है, और वेग का मात्रक है जी ये मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अपन निकालना चाहिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का मात्रक, यानी n बराबर रखेंगे 1। फॉर्मूला तो वही रख दे जी, के बराबर वेग बटा सांद्रता की पावर n। याद रखना के बराबर वेग बटा सांद्रता की पावर n, के बराबर वेग बटा सांद्रता की पावर n। देखिए जी, यहां प्रथम कोटि के लिए n बराबर क्या होगा 1, तो k बराबर वेग बटा सांद्रता, सांद्रता की पावर n का मतलब क्या हो गया, सांद्रता ही हो गया। चलो जी, एक मात्रक लगा देते, घात 1 लगा देते। अब वेग का मात्रक क्या होता है जी, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब अपन मात्रक लगाते हैं सांद्रता का, ये देखो, और यहां वेग का मात्रक था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये था मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और अब इसमें भाग देना है सांद्रता के मात्रक का, जो होता है मोल प्रति लीटर। अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या था, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स नीचे रहे तो प्लस में हो गए, मोल बटा लीटर गुणा सेकंड। और सांद्रता का मात्रक लिख रहे हैं मोल प्रति लीटर, ऊपर चला जाएगा, लीटर से लीटर, मोल से मोल। तो के का मात्रक क्या आया, के का मात्रक क्या आया, सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक क्या है जी, सेकंड इनवर्स। चलो अपन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का और करके देख लेते हैं। के का मात्रक द्वितीय कोटि अभिक्रिया,
n बराबर 2 रखेंगे जी, यही फॉर्मूला काम करेगा। k बराबर वेग बटा सांद्रता की पावर 2, n की वैल्यू 2 रख रहे हैं। चलो करते हैं आगे, ऐसे लिख दे क्या, वेग बटा सांद्रता गुणा सांद्रता, घात 2 का तो यही मतलब है। अब चलो मात्रक लिख लेते हैं। वेग का मात्रक क्या था, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, वेग का तो लिख दिया। सांद्रता का क्या था जी, मोल प्रति लीटर, फिर सांद्रता है तो फिर लिख दो मोल प्रति लीटर। अब जो समान है ऊपर नीचे काट दो, लीटर से लीटर, मोल से मोल, क्या बचा जी, के का मात्रक बचा, ऊपर तो बचा लीटर और नीचे क्या बचा, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये लो जी, ये अपन ने आज के शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि का मात्रक पढ़ लिया जी। मात्रक पढ़ लिया। अब मात्रक पढ़ा, जो चीजें अपन ने पढ़ी उन पे थोड़ा एक बार देख लेते हैं। रासायनिक बलगतिकी क्या है, बोला रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि अभिक्रिया वेग क्या है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया वेग है, अभिकारक की भी और उत्पाद की भी। अभिकारक का डेल आर बटा डी टी, उत्पाद का डेल पी बटा डी टी। यहां माइनस लगाने का कारण यह कि डेल आर की वैल्यू पहले से ही माइनस आती है, क्योंकि अभिकारक की मात्रा समय के साथ घटेगी तो R2 की वैल्यू हमेशा R1 से कम होगी, कम में से ज्यादा हर बार घटाएंगे, डेल आर ज्ञात करने के लिए पहले से माइनस आएगा। वेग माइनस हो नहीं सकता, इसको प्लस रखना पड़ेगा, तो पहले से माइनस लगा देंगे, बाकी कोई लॉजिक नहीं। फिर पढ़ा जी वेग का मात्रक, सूत्र होता है सांद्रता परिवर्तन बटा समय। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक सेकंड। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो मोल लीटर की पावर 1, सेकंड की पावर 1, कुछ नहीं है तो पावर 1 लगा सकते हैं। दोनों को ऊपर ले गए तो घात माइनस में हो गई, मात्रक बन गया मोल -1, सेकंड -1, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर अपन एक नई चीज पढ़ी कि साहब ये जो रस समीकरण वित्तीय गुणांक होते हैं, इनको भाग में लिखना है, भाग में लिखना है। एग्जाम्पल से देखा। फिर अपन ने पढ़ा वेग नियम, वेग व्यंजक, जो वेग समीकरण है, इस तरह से पढ़ा कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के विशेष घातांकों के, और उन घातांकों का योग होता है n को बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, जो एक प्रायोगिक मान है। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, यानी अभिक्रिया की वेग एक्चुअल में समानुपाती है सांद्रता की घात n के। n है अभिक्रिया की कोटि, r है सांद्रता अभिकारकों की। जब समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर का चिन्ह लाए, तो k आ गया यहां पर नियतांक। के नियतांक जिसे बोलते हैं वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। अब वेग नियतांक या वेग स्थिरांक में मात्रक निकालने तो k का फॉर्मूला चाहिए, तो k बराबर ये गुणा में है तो नीचे चला जाएगा भाग में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये चला गया नीचे। तो k बराबर मिल गया अभिक्रिया वेग बटा r की पावर n। अभिक्रिया वेग r क्या है, सांद्रता, सांद्रता की पावर n। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का निकालना है, तो वेग की जगह तो वेग है, सांद्रता की पावर n, n लगाई घात कितनी, 0, 0 का मतलब 1, तो k बराबर बचा वेग, यानी जो वेग का मात्रक है वही k का मात्रक है शून्य कोटि के लिए, तो k का मात्रक आ गया। जो वेग का मात्रक है वो क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
प्रथम कोटि की विक्रियाओं के लिए यानी n की वैल्यू 1 रखे तो n के लिए यहां पर 1 रखा, वेग का मात्रक लिख दिया, इस वेग का मात्रक लिख दिया मोल प्रति सेकंड। ये देखो सांद्रता का भी वेग का मात्रक लिख दिया मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और ये आ गई सांद्रता, सांद्रता का होता है मोल प्रति लीटर। लीटर से लीटर कट गया, मोल से मोल कट गया, नीचे केवल सेकंड बचा, ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स हो गया। मात्रक इंपॉर्टेंट है जी। द्वितीय कोटि की विक्रिया के लिए n की वैल्यू अपने यहां n की वैल्यू कितनी रख दी 2, द्वितीय कोटि की विक्रिया है 2 रख दी तो k बराबर वेग सांद्रता की पावर 2 यानी 2 बार लिख दिया, वेग पावर 2 का मतलब है 2 बार गुणा कर दिया। अब वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक तो लिख दिया मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, और फिर सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर। तो ये देखिए लीटर से लीटर गया, मोल से मोल गया, ऊपर बचा केवल लीटर, नीचे बचा सेकंड और मोल। तो लीटर तो घात ऐसे रह जाएगा पॉजिटिव घात, और ये मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये है जी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा साथ में नोट्स बनाते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कोई सुझाव हो, शिकायतें हो, गिला शिकवा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो एक शेयर बटन जाते समय दबा के जरूर चला जाएगा। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए यार हमारा भी कभी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए। भाई बहन काफी दिनों बाद में इकट्ठे हो गए, कई पढ़ने के तरीके से दूर बैठे हैं, तो खुशियां मनाइए, परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।